देखिए अब ऐसे उनका छूटेगा नहीं, वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जो आपने फिजिकल लेक्चर लिए हैं वो वहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर ले लेंगे, है कि नहीं। चलो देखो, सो नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू करते हैं। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states। ठीक है, यूरोप में नेशनलिज्म की सबसे पहले शुरुआत यूरोप में हुई थी। एंड विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म नेशन स्टेट्स की डेवलपमेंट भी होनी शुरू हो गई। ठीक है, कि एक फिक्स टेरिटरी एक पर्टिकुलर नेशन के पक्ष में जाना शुरू हो गई। ठीक, इट ऑल्सो मीन्ट अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो नेशनलिज्म की फीलिंग जैसे जैसे डेवलपमेंट इस फीलिंग की होने लगी, वैसे वैसे लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी कि वो कौन थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, वो उनके बिलोंगिंग्स क्या थे, वो भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। नए नए सिंबल आने शुरू हो गए, नए नए आइकॉन्स डेवलप होने शुरू हो गए, नए सॉन्ग डेवलप किए गए सो दैट कि उनके अंदर देशभक्ति की फीलिंग डेवलप हो, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो। ठीक, एंड आइडियाज फोर्स्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। और सारी कम्युनिटीज की एक से एक नई नई बाउंड्रीज रीड्रॉ रीडिफाइन किया गया, फिर से ड्रॉ किया गया, एंड नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? तो सबसे पहले नेशनलिज्म यूरोप में डेवलप हुआ, लेकिन नेशनलिज्म ये नहीं था कि चावल दाल बनाना हुआ, ठीक है, खाना बनाना हुआ, एकदम से खाना बनाओ और नेशनलिज्म डेवलप हो गया। डाइवर्सिफाइड कंट्री में, चलो यूरोप में तो एक ही तरीके के लोग रहते थे, ठीक है, कहे तो एक ही रिलीजन के लोग या फिर सेम काइंड ऑफ पीपल, तो वहाँ में नेशनलिज्म डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एसी ऑन है, ये सो जाओ। ठीक है, वहाँ में नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप होने में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आई जितना इंडिया में हुआ, क्योंकि इंडिया में एक जैसे लोग नहीं है, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, उनका हिस्ट्री अलग है, उनका कल्चर अलग है। इसलिए कहा जाता है आवर पास्ट, हमारे अतीत, हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पास्ट है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। सो ये जो कॉन्शियसनेस था, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, ये इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। सो इन इंडिया एज इन मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, बिकॉज आवर कंट्री वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, हमारे ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल था। तो जैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट, जैसे उस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट हमने मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उस मूवमेंट के साथ हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती गई। ठीक है, कि नहीं ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, हमारी हिस्ट्री, हमारे पास्ट, ठीक है, हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी कि हम जिस तरीके की गवर्नमेंट चाहते हैं ये हम डिसाइड करेंगे, और हम कैसे रूल, हमें किस तरीके से रूल किया जाना चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स डिसाइड नहीं करेगा। सो पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। तो जैसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ब्रिटिश के अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे सभी नेशनलिज्म इस फीलिंग से एसोसिएट होते चले गए। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। ठीक है, जैसे होता है कि जब दो लोगों का दुश्मन एक कॉमन हो तो वो दो आपस में दोस्त हो जाते हैं, उनकी फीलिंग सब सेम हो जाती है। तो हम सबकी जितने भी क्लास थे, जितने भी रिलीजन थे, जितने भी कास्ट कम्युनिटीज इंडिया में थी, सबकी एक कॉमन एनिमी धीरे धीरे ब्रिटिश डेवलप हो गई। ठीक है, और सबके अंदर एंटी कॉलोनियल फीलिंग डेवलप हो गया। तो जब एंटी कॉलोनियल फीलिंग डेवलप हो गया तो सबके अंदर धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग भी डेवलप हो गई। But each class and group felt that effects of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. ठीक है, बट जो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही थी, लेकिन सबके अंदर किसी कास्ट, किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन को लेकर जो फीलिंग थी, जो टारगेट गोल था, वो सब अलग अलग था। ठीक, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दिस ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। ठीक है, महात्मा गांधी का मेन एम क्या था कि सारी कम्युनिटीज, कास्ट, रिलीजन को बिल्कुल एक मेन टारगेट, एक मेन मूवमेंट में लेकर आए, ताकि सबके अंदर एक यूनिटी की फीलिंग डेवलपमेंट हो, और फिर सब साथ मिलके एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें और नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करें। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। लेकिन ये यूनिटी बिना कन्फ्लिक्ट का डेवलप नहीं हो सकता था।
बिना लड़ाई झगड़े हुए ये डेवलप नहीं हो सकता था। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s. ठीक है, सो 9th क्लास तक हमने इंडिया के नेशनलिज्म के कई स्टोरीज हमने पढ़ रखा है। इस क्लास में हम 1920 से स्टोरीज शुरू करेंगे। 1920 से पहले तक हमने पढ़ रखा है 1857 का रिवोल्ट भी पढ़ रखा हमने, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है 8th में। तो यहाँ से हम 1920 से शुरू करेंगे। एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साउट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। अब नेशनल मूवमेंट के डेवलपमेंट में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया था, उनका डिज़ायर क्या था, उनकी एम क्या थी, उन सोशल ग्रुप्स की मेन एम क्या थी, वो अपने लिए क्या चाहते थे। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई, सब एक नेशनलिज्म की इमेजिनेशन कैसे करने लगे, क्योंकि नेशनलिज्म कोई मटेरियल थिंग नहीं था, नहीं है कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसको अचीव करने के लिए काफ़ी लोग लड़ रहे हैं, वो बस एक इमेजिनेशन है। ठीक, नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन 3 इंसिडेंट्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन द ईयर्स आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। सो 1919 के बाद नेशनल मूवमेंट में कई डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, फिर नए नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, जैसे धरना पे बैठना, या फिर कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जो वायलेंस में इंगेज थे, कई ग्रुप्स थे जो नॉन वायलेंस एक्टिविटीज़ में इंगेज थे। नए नए एरियाज में ये मूवमेंट का स्प्रेडिंग हुआ। एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स, व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव। अब इन मूवमेंट्स का नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या क्या हुआ, इन मूवमेंट्स का इम्प्लीकेशंस क्या क्या हुआ, क्या जिस एम जिस टारगेट से ये मूवमेंट किया गया, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट किया गया, क्या वो टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, उसके क्या रिजल्ट हुए, ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, देखो जैसे कहीं पे भी वॉर होता है तो वॉर कंप्लीटली उसकी हर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, हर चीज़ों को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, वहाँ की कल्चर को, वहाँ के पॉलिटिकल स्फेयर को, वहाँ के फाइनेंशियल स्फेयर को, सबको चेंज कर देता है। तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1919 तक, उसके बाद लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फाइनेंशियल स्फेयर था, पॉलिटिकल स्फेयर था, कल्चरल स्फेयर था, वो धीरे धीरे चेंज हो गया, एक नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ठीक, सो इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है, जब हम वॉर में इंगेज होकर बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया होगा, हमारे ऊपर लोन बहुत ज़्यादा होगा। और अगर लोन ज़्यादा होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे लोन रिपे करने के लिए, और टैक्स बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फिर कंजम्पशन कम होगा, लोग सामान यूज़ करना कम करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे। ठीक है, धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिकल कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट हो जाती है, इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाती है। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज़, अगर सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स जो लगाया जाता है, ड्यूटीज़ जो लगाया जाते हैं, उसको भी बढ़ा दिया गया। मीन्स जैसे तैसे गवर्नमेंट को पैसे लेने हैं, वाई, बिकॉज टू रीपे द डेप्ट, टू रीपे द डेप्ट, लोन्स। ठीक है, एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, नाउ थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज्ड, प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर वॉर होगा तो कई सारे लोन्स, कंट्रीज जो है डेप्ट में फंसेगी, तो कंट्रीज को पैसे चाहिए, तो डिफरेंट सोर्स देखेगी, यहाँ से पैसे ले सकते हैं, वहाँ से पैसे ले सकते हैं, इधर से पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स इंक्रीज किया, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज किया, फूड के प्राइसेस इंक्रीज करो, है कि नहीं। सो जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो रहे थे, एंड डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, क्योंकि वॉर में चाह रहे तो हमें जम के पैसे चाहिए ताकि हम बहुत सारे वेपन्स एंड एम्यूनिशंस खरीद सके, और वो पैसे कहाँ से आएंगे, इधर से आएंगे। ठीक है, तो फूड इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा, खाने पे महंगाई बढ़ेगी, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल,
और सबसे ज़्यादा इन सबकी सबसे ज़्यादा मार किस पे पड़ेगी? कॉमन पीपल पे, आम लोगों पे पड़ेगी। ठीक है, अभी जैसे देखो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, किस चीज़ को प्रोटेस्ट शुरू हुआ, किस चीज़ को लेकर? रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, भर के प्रोटेस्ट हो रहा है, जबरदस्त हंगामा आंदोलन हो रहा है। रिजल्ट ये हो रहा है कि वहाँ की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर अब कहेंगे शेख हसीना वहाँ से भाग गई, इंडिया में आके भी रुकी हुई है। लेकिन ये सब ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह सब ठीक है। अगर दूसरा पहलू देखें तो ये देखो कि प्रोटेस्ट हो रहा है तो सारी चीज़ें वहाँ पे ठप होंगी, ऑल ओवर द एक्टिविटीज सारे क्लोज्ड होंगे। अब जैसे नॉर्मलसी की तरफ बांग्लादेश आएगा तो क्या होगा? पैसे बढ़ाएंगे, वहाँ से इन्वेस्टर्स वगैरह सारे पैसे अपने विदड्रॉ कर लिए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उन इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा मार किस पे पड़ेगा? कॉमन पीपल पे, आम लोगों पे पड़ेगा। ठीक है, तो हर चीज़ का पॉजिटिव कंसिक्वेंस है तो नेगेटिव कंसिक्वेंस भी है, ये चीज़ समझना जरूरी है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो रही थी। नाउ विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। ठीक है, अब सोल्जर्स में भी कमी हो रही थी, भाई इतने सारे डेथ्स हो रहे हैं तो सोल्जर्स की भी सप्लाई, तो जबरदस्ती विलेजर्स से सोल्जर्स की सप्लाई होनी शुरू हो गई। यूथ से ऐसा अपील किया जा रहा था कि आप आर्मी में आइए, आप हमारे देश की तरफ से वर्ल्ड वार लड़िए, हमारे देश को रिप्रेजेंट करिए, आखिर आप देश के खून हैं। तो ऐसा कहा जा रहा था, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा था। एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, देखोगे आप डार्क लेटर में ये लिखा हुआ है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा था, जबरदस्ती सोल्जर में भर्ती किया जा रहा था। ठीक है, इन रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर, तो भर के गांव वगैरह में भर के जबरदस्ती सोल्जर में रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, जिससे कि गांव वालों में और भी ज्यादा गुस्सा भर रहा था। ठीक है, then in 1918 to 1919 and 1920 to 1921 crops failed in many parts of India। ठीक है, ये सारी चीजें इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स इन इंडिया, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन, देखो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्रॉप प्रोडक्शन होगा, और उस समय ऐसा भी नहीं था कि भर के ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया था, हमारे पास एक से एक फर्टिलाइजर थे, ऐसा नहीं था। नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था, इतना कि फैमिली खा सके, और मतलब थोड़ा बहुत बचे तो मार्केट में बेचते थे। लेकिन वो भी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा खासा नहीं हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया। इससे और भी ज़्यादा एंगर और खाने की महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ी हुई है, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की शॉर्टेज होने लगी, फूड स्कार्सिटी होने लगी। ठीक है, शॉर्टेज होगा तो क्राइसिस होगा। देखो जब जब कभी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो वहाँ पे आ जाता है क्राइसिस। व्हेन एवर देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, तो होगा क्राइसिस, क्राइसिस का डेवलपमेंट हो गया। दिस वाज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, अब इससे ये हुआ कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया। ठीक है, देखो एपिडेमिक होता है, जैसे मान लो ये रूम है, ठीक है, इस रूम में कोई बीमारी क्रिएट हो गई, ठीक है, इस रूम तक ही सीमित है, तो इसको कहेंगे एपिडेमिक। ठीक है, इसको एपिडेमिक कहेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड द एपिडेमिक। जब 1921 में सेंसस हुआ तो ऐसा डेटा आया कि 12 to 13 मिलियन पीपल, 12 से 13 मिलियन लोग जो है वो फेमाइन से, एपिडेमिक, उस एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक से काफ़ी सफ़र किए, बहुत ज़्यादा सफ़र किया, रिजल्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक, पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। लोगों को ये उम्मीद थी कि एक बार युद्ध खत्म हो जाएगी तो जो भी इन्फ्लेशन बढ़ी है, जो भी टैक्स वगैरह इम्पोज किए गए हैं, नॉर्मलसी जब आएगा इंडिया में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वॉर खत्म होने के बाद फिर कंट्री देखती है कि हमारे ऊपर कर्ज कितना है, हमारे ऊपर डेप्ट कितना है, लोन कितना है। ठीक है, पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle। और इस स्टेज पे फिर एंट्री होती है महात्मा गांधी की। ठीक है, एक मसीहा की, महात्मा गांधी की, और वो एक स्ट्रगल का एक नया तरीका डिस्कवर करके लोगों को देते हैं, ताकि हम इन सब ब्रिटिश की जो ये सारी हार्डशिप्स है, ब्रिटिश की ये सारी पॉलिसीज जो है, जिसके अगेंस्ट हम लड़ सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, and this was the idea of satyagrah, this was the idea of सत्याग्रह। देखो
महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया इन जनवरी 1915, ठीक है। भर के साउथ अफ्रीका में उत्पाद मचाने के बाद इंडिया में एंट्री हुई, है कि नहीं, महात्मा गांधी की। और हम इंडियन तो इंडियन है, हमारी ईगो सबसे जल्दी हर्ट होती है, ठीक है। उनको ट्रेन से फेंका, उन्होंने पूरे ब्रिटिश का धज्जियां उड़ा दिया साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो हमारी ईगो सबसे पहले ऊपर होती है, ठीक है। ना ही उनको ट्रेन से फेंकते, और वो भी प्लस बैरिस्टर, इतने बड़े लॉयर, ठीक है। उन्होंने कहा तुम मामूली सा सोल्जर, हम इतने बड़े लॉयर, और लॉयर की सबसे ज़्यादा ईगो हर्ट होती है, ठीक है। वो पुलिस वालों तक से भिड़ जाते हैं। तो एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट द रेसिस्ट रेजिम विद अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह में सबसे पहला जो गांधी जी का सबसे पहला टेक्निक ये है कि जितने लोग आ सकते हैं इस अम्ब्रेला के तहत, इस सत्याग्रह मूवमेंट के तहत, सबको बुलाओ, ठीक है। मास मूवमेंट, ठीक है। मास मूवमेंट की जो अभी सिस्टम आप देखते हो, मास मूवमेंट की हर जगह, स्टूडेंट लेवल पे, फार्मर्स लेवल पे, वो सब यही इसी आइडिया से डेवलप हुआ है। मास प्रोटेस्ट करेंगे, और जब मास प्रोटेस्ट होगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। देखो बांग्लादेश में सारा सिस्टम फेल हो गया, गवर्नमेंट धाराशायी हो गई बिकॉज ऑफ मास मूवमेंट, ठीक है। तो उन्होंने मास मूवमेंट का एक नया आइडिया दिया, जो कि उन्होंने इस मास मूवमेंट को कहाँ अडॉप्ट किया था, साउथ अफ्रीका में, और काफ़ी सक्सेस भी हुआ था ना। और इसी मास मूवमेंट को उन्होंने क्या कहा, सत्याग्रह। एंड दिस मास मूवमेंट शुड नॉट बी वायलेंट, ये मास मूवमेंट वायलेंट नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, ठीक है। इस मास मूवमेंट की जो आइडिया है, ठीक है, ये मास मूवमेंट ट्रुथ पे बेस्ड है, सच पे बेस्ड है, और सच्चाई ढूंढने पे बेस्ड है कि क्या ट्रुथ है, ठीक है। इन द सर्च ऑफ ट्रुथ, पीपल के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए है, ठीक है। नाउ इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, सत्याग्रह ये कहते हैं कि अगर प्रोटेस्ट का कारण सही है, गलत नहीं है, अगर वाकई लोगों पे ऑपरेशन हुआ है, टॉर्चर हुआ है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर लड़ाई अन्याय के खिलाफ हो रहा है, इनजस्टिस के अगेंस्ट हो रहा है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। तो फिर जिसने ऑपरेस किया है, जो इनजस्टिस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स, मतलब लड़ाई झगड़ा या वायलेंस, हथियार वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आप सत्याग्रह करो, मास मूवमेंट करो, चुपचाप करो, ठीक है। जैसे ORN में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी ना, तो UPSC एस्पिरेंट ने प्रोटेस्ट किया और राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट में पानी भर गया था, ठीक। तो उन्होंने थोड़ा भी वॉयलेंट किया, एक भी गाड़ी को जलाया, एक भी बैरिकेड तोड़ा फोड़ा, कुछ नहीं, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, और मतलब ये हुआ कि पूरी सिस्टम को पूरी तरीके से झकझोर दिया इस प्रोटेस्ट ने, ठीक है। सब लोग सामने आए हेल्प करने, और फिर नए तरीके से सब देख रहे हैं कि क्या किस तरीके से किन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। सो महात्मा गांधी ने यही कहा था कि अगर इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ाई हो रही है, अगर वाकई आपका कारण सही है, तो फिर लड़ने के लिए हमें फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट सीकिंग वेंजियंस और बीइंग अग्रेसिव, बिना बदले की भावना से, बिना क्रोधित हुए, असत्याग्रही, सत्याग्रही कहते हैं जो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करता है, जो सत्याग्रह में इन्वॉल्व होता है, उसको सत्याग्रही कहते हैं। सो असत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक है। तो बिना क्रोधित हुए, बिना बदले की भावना से, वो एक जो सत्याग्रही है, वो इस युद्ध को जीत सकता है, अपने लिए जस्टिस ले सकते हैं। एंड दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर, ठीक है। जो इनजस्टिस करने वाला है, ठीक है, ऐसा हम जीत तभी सकते हैं जो ऑपरेस करने वाला है, जो इनजस्टिस करने वाला है, उसकी अंतरात्मा को जब हम झकझोरें कि नहीं, जो तुम कर रहे हो वो इनजस्टिस है, गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। सो पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ, सारे लोगों को सच्चाई देखने पे मजबूर किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग उन्हें भी, जो ऑपरेस कर रहे हैं, जो इनजस्टिस कर रहे हैं, वो भी सच्चाई देखे कि सच क्या है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है, सच कुछ और है। So instead of being forced to accept truth through the use of violence, by this struggle truth was bound to ultimately triumph, और इस स्ट्रगल से हम अल्टीमेटली सत्य की जीत करा सकते हैं, और आखिरकार सत्य की जीत ही होती है। महात्मा गांधी बिलीव दैट
दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और महात्मा गांधी ये मानते थे कि ये जो हमारा धर्म है, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, इस धर्म से हम पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, कम्युनिटीज के लोग हैं, उन सबको हम एक साथ ला सकते हैं, उन सबके अंदर यूनिटी की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ना आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। कई जगहों पे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। आप भी सत्याग्रह मूवमेंट आज के टाइम में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, तो जितने आपके ग्रुप्स हैं, जो भी इफेक्टेड हैं या फिर जो भी इससे कंसर्न है, सभी नॉन वायलेंटली हम सत्याग्रह स्टार्ट कर सकते हैं टू सीक द जस्टिस, टू फाइंड द ट्रूथ, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कई जगहों पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। इन 1917 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। वहाँ पे नील की खेती होती थी, इंडिगो कल्टीवेशन, और इंडिगो कल्टीवेशन के कई ड्रॉबैक्स थे। वो सिस्टम ही, वो इंडिगो कल्टीवेशन ही ऑपरेसिव था, दमनकारी था, मतलब जस्टिसफुल नहीं था। तो महात्मा गांधी चंपारण में पीजेंट्स को, ठीक है, उस समय ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण दोनों एक था, डिवीजन नहीं हुआ था, तो उन्होंने पीजेंट्स को इस सत्याग्रह को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट किया था। और सबसे पहला जो सत्याग्रह सक्सेस हुआ वो चंपारण मूवमेंट में, चंपारण में ही सक्सेस हुआ। और वहीं से महात्मा गांधी की एक जो इमेज बनी पूरे ऑल ओवर द इंडिया, जो इमेज बनी कि नहीं कोई है जो हमें इस ऑपरेसिव सिस्टम से बचा सकता है। तो चंपारण से जो स्टार्ट हुआ तो फिर वो रुका इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला के ही, ठीक है। तो then in 1917 he organized a satyagrah to support the peasants of the Khera district of Gujarat। फिर गुजरात के खेड़ा जिले में उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया। वहां पे भी किसानों को सपोर्ट करने के लिए, वहां पे जो किसानों पे अन्याय हो रहा था उनको भी न्याय दिलाने के लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, और वहां पे भी सक्सेस हुआ। चंपारण में भी सक्सेस हुआ, खेड़ा में भी सक्सेस हुआ, गुजरात में। Affected by crop failure, a plague epidemic, the peasants of Khera could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed। और रेवेन्यू जो ब्रिटिश रेवेन्यू लेते थे, ठीक है, वो रेवेन्यू कलेक्टिंग मेथड जो था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, ठीक है, काफ़ी रिजिड था। और कोई भी चीज़ आप रिजिड बनाओगे तो वो कभी भी टाइम के साथ कभी भी फ्रूटफुल इम्प्रूव नहीं होगा, फ्रूटफुल प्रूव नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं गलत हो ही जाएगा, ठीक है। उस समय 1917 में क्रॉप फेल्योर हो गया था, ठीक है, और एपिडेमिक क्रिएट हो गया था, एक बीमारी वहाँ पे फैल गई थी, जिस कारण से जो किसान थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ब्रिटिश उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट करने पे अड़े रह गए, उनकी ग्राउंड रियलिटी नहीं समझे। तो सारे किसानों ने, अब तब तक महात्मा गांधी की इमेज बन चुकी थी आफ्टर चंपारण सत्याग्रह, तो सारे किसानों ने गांधी जी से अपील किया, ठीक है, गांधी जी गए और उनके सपोर्ट में वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया और वहाँ सक्सेस भी हो गया, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश जो है, गांधी जी क्या कर सकते थे और उन्होंने क्या किया था, ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में उन्होंने देख रखा था, ठीक है। सो इन 1980 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग्स्ट कॉटन मिल वर्कर्स। फिर अहमदाबाद में कॉटन मिल सूती मिल में जो काम करते थे मजदूर, उनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था, और वहाँ पे भी महात्मा गांधी जाके उनके साथ मिलकर वहाँ पे भी उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया और वहाँ भी सक्सेस हुआ। मतलब 3 सत्याग्रह, चंपारण, बिहार, खेड़ा, गुजरात, अगेन अहमदाबाद, गुजरात, और तीनों ही सक्सेसफुल, ठीक है। नाउ महात्मा गांधी की ओपिनियन क्या थी सत्याग्रह पे? सत्याग्रह पे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी, क्या सोच था? इट इज सेड ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस that it is the weapon of the weak, but the power which is the subject of this article can be used only by the strong. This power is not passive resistance, indeed it calls for intensive activity। देखो, एक होता है एक्टिव रेसिस्टेंस, एक होता है पैसिव रेसिस्टेंस, ठीक है। सो पैसिव रेसिस्टेंस ये होता है कि मतलब बिल्कुल वीक पड़े हुए हैं। एक्टिव रेसिस्टेंस होता है कि बिल्कुल वायलेंस का सहारा लेके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पैसिव रेसिस्टेंस होता है कि जैसे एक एग्जांपल सत्याग्रह हो सकता है पैसिव रेसिस्टेंस का, ठीक है। तो गांधी जी ये कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि पैसिव रेसिस्टेंस, सत्याग्रह जो है वो कमजोरों का हथियार है। कमजोर ऐसा करते हैं, ताकतवर ऐसा नहीं करते। बट
इट इज द वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल, ठीक है। और द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉज नॉट पैसिव बट एक्टिव, ठीक है। आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सत्याग्रह, काफी एक्टिवली ये मूवमेंट हुआ था, एक्टिव रेसिस्टेंस हुआ वहां पे। एंड सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स, सत्याग्रह में कोई वायलेंस की जगह नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन, इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वॉट एवर। एक सत्याग्रही कभी भी जो इनजस्टिस कर रहा है, जो ऑपरेसर है, कभी भी उसका बुरा नहीं चाहता है, कभी भी उसका प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करना चाहता है, कभी भी उससे फिजिकली नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, ये बिल्कुल आत्मीय है, बिल्कुल ट्रूथ पे बेस्ड है, इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, इन द सर्च ऑफ जस्टिस पे बेस्ड है। एंड ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, और सत्य ही आत्मा का सबसे बड़ी चीज है। दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह, इसीलिए इसको सत्याग्रह कहते हैं, कहा जाता है। द सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज, ठीक है, क्योंकि इस सत्याग्रह के थ्रू हम अपने आत्मा को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। एंड व्हाट इज दैट नॉलेज? ट्रूथ हम अपने आत्मा को प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारा ट्रूथ है, ये ट्रूथ है, और हमें इस सच्चाई के साथ जीना चाहिए। और जो इनजस्टिस कर रहे हैं, जो ऑपरेसर हैं, उन्हें भी इस बात के लिए हम विवश करें कि वो भी इस चीज को माने, ठीक है। इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, ठीक है, सत्याग्रह में सिर्फ और सिर्फ फ्लेम ऑफ लव जलता है। एंड नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, और वहीं अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। सत्याग्रह का एक ही मोटिव है, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस अहिंसा सुप्रीम परमो धर्म, ठीक। इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स, ठीक है। ये भी एक ये फैक्टर भी है कि इंडिया जो है उस समय यूरोप से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के बदौलत मुकाबले नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उस समय इंडिया के पास उतने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं थे। द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग बियरर्स ऑफ आर्म्स, क्योंकि वो वॉर गॉड को वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, और अगर वो प्रोटेस्ट को सप्रेस करने पे आए तो एक से एक हथियार का यूज कर सकते हैं। The hundreds of millions in India can never carry arms. They have made the religion of non-violence their own. और इंडिया में लोग आर्म्स कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रिलीजन को ही, नॉन वायलेंस को ही अपना रिलीजन बना लिया है, मान लिया है, ठीक है। ये ओपिनियन था गांधी जी का, किस पे? सत्याग्रह पे, सत्याग्रह मूवमेंट पे, ठीक है। नाउ रॉलेट एक्ट। Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. और 3 जगह उन्होंने सत्याग्रह किया, और तीनों जगह सत्याग्रह काफी सक्सेसफुल प्रूफ हुआ, ठीक है। चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात, अगेन अहमदाबाद गुजरात। उसके बाद इसी बीच ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट पास किया, वो है क्या देखते हैं भी। और वो एक्ट खुद में ही इनजस्टिस था, ठीक है, खुद में ही काफी इनजस्टिस से भरा पड़ा था। तो अब गांधी जी ने मन बनाया नेशन वाइड सत्याग्रह शुरू करेंगे ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, टू प्रोटेस्ट द रॉलेट एक्ट, ठीक है। दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, ठीक है। सो इस काउंसिल में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स भी थे और ब्रिटिश भी थे। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जल्दबाजी में रॉलेट एक्ट पास किया गया, एंड डिस्पाइट द फैक्ट जितने भी इंडियन मेंबर्स थे सब के सब इस एक्ट के अगेंस्ट थे, खिलाफ थे, ठीक है। एंड इट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, ठीक है। रॉलेट एक्ट एक तरीके से बोले तो ब्रिटिश को पूरी तरीके से फुल फ्रीडम दे दिया था, ठीक है, कि पॉलिटिकल स्फीयर में या फिर किसी भी स्फीयर में, किसी भी एक्टिविटीज में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी कोई भी बोलता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको अननेसेसरीली बिना कुछ ट्रायल के, बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए, बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए 2 साल तक डिटेन कर सकती है, ठीक है। और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई आंसर किसी को नहीं दे सकती है। तो ये हुआ कि आर्बिट्रेरली अरेस्ट को प्रमोट किया गया, रॉलेट एक्ट के थ्रू आर्बिट्रेरली अरेस्ट, मनचाहे ढंग से अरेस्ट करने पे इसको प्रमोट किया गया। तो ये तो इनजस्टिस
इससे तो होगा ही होगा, ठीक। सो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। महात्मा गांधी चाहते थे कि इस तरीके के जितने भी लॉज है, जितने भी कानून हैं, ठीक है, उसके लिए हम नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करें, ऐसे कानून को प्रोटेस्ट करने के लिए, ऐसे कानून को बंद करने के लिए कि जो हमारे ही देश में, हमारे ही मिट्टी पे जो हमें बोलने ना दे, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करने दे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये गवर्नमेंट के सामने रखने ना दे। तो ये कानून, इस यहाँ पे इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऐसे लॉज के अगेंस्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि 6 अप्रैल से 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कब से? जो कि 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा एक हड़ताल के साथ, विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, ठीक है। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, बहुत सारे शहरों में एक से एक रैलियां ऑर्गेनाइज कराई गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, जितने भी रेलवे वर्कशॉप्स थे, रेलवे कर्मचारी थे, वो भी हड़ताल पे चले गए एंड सारी दुकानें बंद हो गई। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. अब इससे अब इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखकर, ठीक है, और सारे रेलवेज एंड टेलीग्राफ सर्विसेज सारी ठप हो गई थी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर उसको स्ट्रिक्टली सप्रेस किया जाए, दबाया जाए, ठीक। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, ठीक है, अमृतसर जहाँ जहाँ जो सेंटर था, इस प्रोटेस्ट का सेंटर था, और जो जो लोकल लीडर्स इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे, ठीक है, जो मेन चेहरा था, सारे मेन चेहरा को अरेस्ट करना शुरू किया जाने लगा, लोकल लीडर्स को शुरू किया जाने लगा। अमृतसर से कई लोकल लीडर्स को पिक किया गया, मतलब अरेस्ट कर लिया गया। एंड महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी को दिल्ली आने से मना कर दिया। On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway stations, ठीक है। 10 अप्रैल को, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जितने भी लोग, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन पीसफुल एजिटेशन पे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पे ब्रिटिश ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, ठीक है, जिससे पूरे देश में क्रोध भड़क उठा, एंगर, वाइड स्प्रेड एंगर प्रोड्यूस हो गया, और बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन, ये सारी चीजें और भी शट हो गई, खत्म हो गई, बंद हो गई। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड, और उसके बाद मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, पूरे टेरिटरी पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, ठीक है, कि मार्शल लॉ इम्पोज किया गया कि बिल्कुल अब और भी ज़्यादा फ्री हैंड मिल गया ब्रिटिश को प्रोटेस्ट को सप्रेस करने का, चाहे जो भी मीन्स से हो, ठीक है, बाय एनी मेथड ऑफ सप्रेसिंग, प्रोटेस्ट को सप्रेस कर सके। और इस चीज़ का कमांड किसने ले लिया? जनरल डायर। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, ठीक है। उसमें जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, सारे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और जनरल डायर ने सारे एग्जिट गेट को बंद करवा दिए और अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, ठीक है, इस ग्राउंड जलियांवाला बाग में सारे लोग इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, कुछ आए थे गवर्नमेंट के जो नए नए लॉज आए थे जो रिप्रेसिव थे, ठीक है, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, ठीक है, जैसे पंजाब में बैसाखी होता है तो सालाना जो बैसाखी मेला होता है उसको अटेंड करने के लिए कुछ लोग आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मेनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। अब कई जो है पंजाब के बाहर से आए थे बैसाखी अटेंड करने के लिए, इस फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है, ठीक है। मार्शल लॉ में ये भी होता है कि गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, असेंबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो कई लोगों को ये पता नहीं था,
डायर एंटर्ड द एरिया, जनरल डायर आर्मी के साथ एंटर किया, ब्लॉक द एग्जिट, सारे एग्जिट को ब्लॉक करवा दिया, एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। ठीक है, मतलब मास लेवल पे किलिंग हुआ। ठीक है, और कई लोग जान बचाने के लिए वहां में एक कुआं था, उस कुएं में भी कूद गए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वहां पे भी उनकी डेथ हो गई। So his object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of Satyagrahi a feeling of terror and awe. So मेन मोटिव आप देखो, जनरल डायर का मेन मोटिव जलियांवाला बाग इंसिडेंट से मेन मोटिव ये था कि जितने भी सत्याग्रही था उनके मन में एक डर और एक आतंक की भावना डेवलप कर सके। आप समझ रहे हो? As the news of जलियांवाला बाग spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट ये न्यूज़ फैली पूरे ऑल ओवर द इंडिया, तो पूरे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में भर के प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, हड़ताल वगैरह होना शुरू हो गया। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेज विद द पुलिस, पुलिस से भी, ब्रिटिश पुलिस से भी झड़प होना शुरू हो गया और काफ़ी वॉयलेंट क्लैश होना शुरू हो गया। एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, और गवर्नमेंट बिल्डिंग को जलाना, उस पर अटैक करना, तोड़फोड़ करना, ये भी शुरू हो गया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, और गवर्नमेंट भी उतने ही, ठीक है, काफ़ी ब्रूटल रिप्रेशन से उन्होंने जवाब दिया। मतलब भर के प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करने के लिए गोलियां चलवाई, आंसू गैस छोड़े। नाउ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। ठीक है, लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, बदनाम करने के लिए, उनके मन में आतंक का फीलिंग डेवलप कराने के लिए सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और उसको सत्याग्रही को सप्रेस किया जाता, मारा जाता, पीटा जाता और ज़बरदस्ती जमीन पे नाक रगड़ने को मजबूर किया जाता। ठीक, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, गलियों में रेंगने पे मजबूर किया गया। एंड डू सलाम, सैल्यूट, जबरदस्ती सैल्यूट करने पे मजबूर किया गया। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरावाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पाकिस्तानी पंजाब में जगह है गुजरावाला, वर बॉम्ब्ड, और वहाँ पे बॉम्बिंग की गई। ठीक है, बॉम्ब फेंके गए। सिंग वॉयलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, और इतने मास लेवल पे वॉयलेंट एक्टिविटीज देखते हुए, हिंसा देखते हुए महात्मा गांधी ने आह्वान किया, अनाउंस किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहीं पे बंद करते हैं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहीं पे रोकते हैं। ठीक, महात्मा गांधी ने ये अनाउंस किया। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. हालांकि रॉलेट सत्याग्रह जो था वो काफ़ी फेमस मूवमेंट था, कई शहरों में फैला ये। महात्मा गांधी नाउ फेल्ड द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। लेकिन फिर भी ये कई शहरों में ये प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन पूरे शहर को ये कैप्चर नहीं कर पाया था ये मूवमेंट। ठीक है, कई शहरों को ये कैप्चर नहीं कर पाया था। फिर कुछ सालों के बाद महात्मा गांधी ने और भी इससे बड़े लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट करने की शुरुआत करी, उन्होंने मूवमेंट करने की शुरुआत, प्लानिंग करी। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। लेकिन उन्हें एक चीज़ पता था, ठीक है, कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक बड़े लेवल पे, मास लेवल पे, इससे भी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। ठीक है, एक तरीका ये था, देखो खिलाफत इशू ये था, खिलाफत इशू के थ्रू मुस्लिम्स के अंदर जो है एक एंगर की फीलिंग डेवलप हो गई थी, खिलाफत अभी डिस्कस करेंगे, फीलिंग डेवलप हो गई थी। तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर खिलाफत इशू में हम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो उनकी कम्युनिटी में भी एक मैसेज आएगा कि हम सब एक साथ हैं, हम सब यूनिफाइड हैं और यूनिटी में विश्वास करते हैं, और हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। ठीक है, टर्की में ओटोमन अम्पायर का साम्राज्य था, ओटोमन अम्पायर की रूलिंग थी। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन अम्पायर खत्म हो चुका, खत्म कर दिया गया टर्की से। एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन अम्पायर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। जो इस्लामिक वर्ल्ड, जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड हैं, उनके जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं उनको खलीफा कहा जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा था कि ओटोमन अम्पायर जैसे खत्म हो गया, तो ऐसा कहा जा रहा था कि ब्रिटिश की तरफ से
काफ़ी हार्श, काफ़ी स्ट्रिक्ट शांति समझौता जो है या फिर समझौता जो भी प्रोविजंस जो है वो खलीफा पे इम्पोज किया जाने वाला है। ठीक है, तो इससे सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ में सेंस ऑफ एंगर डेवलप हो चुका था ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें इंडियन मुस्लिम्स भी काफ़ी गुस्सा में थे। एंड टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। खलीफा के पावर्स को बचाने के लिए 1919 मार्च में, ठीक है, बॉम्बे में खिलाफत कमेटी की गठन की गई थी, खिलाफत कमेटी की फॉर्मेशन की गई थी। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स, उसमें कई नामी मुस्लिम लीडर्स थे जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कशन करना भी शुरू कर दिया था ये पॉसिबिलिटी के लिए कि हम सब यूनाइटेड होके इस इशू के लिए लड़े, प्रोटेस्ट करें, मूवमेंट करें। ठीक है, सो गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने सोचा ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है, जितने भी मुस्लिम भाई हैं, सबको एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट इस अम्ब्रेला के तहत हम ला सकते हैं और सब एक साथ मिलकर मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920। ठीक है, देखो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ सेशंस होंगे ये अच्छे से याद कर लेना आप, क्योंकि और इसके प्लेसेस याद कर लेना और मैप पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन मैप बेस्ड में जरूर आता है, 100% आएगा। ठीक है, तो 1920 सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में ही कन्विंस्ड अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। ठीक है, फिर उन्होंने सारे लीडर्स को ये कन्विंस किया कि खिलाफत इशू के सपोर्ट में हमें सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, खिलाफत के लिए भी और स्वराज के लिए भी। ठीक है, स्वराज क्या होता है? स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। स्वराज मीन्स स्व मीन्स होता है सेल्फ और राज मीन्स रूल। सेल्फ रूल, सेल्फ रूल मीन्स हम किस तरीके की गवर्नमेंट चाहते हैं, कैसे हमें रूल किया जाना चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे, सेल्फ डिसाइड करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाई नॉन कोऑपरेशन? ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की बात की गई थी ना कि खिलाफत इशू के लिए और स्वराज के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए, तो नॉन कोऑपरेशन ही क्यों? इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज बुक लिखी है, तो क्वेश्चन आ सकता है हिंद स्वराज बुक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने 1909 में, 1909। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, इस बुक में हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया था कि इस टेरिटरी पे इंडिया में ब्रिटिश रूल तभी इस्टेब्लिश हो पाया जब इंडियंस का कोऑपरेशन हुआ। ठीक है, ना ही इंडियंस कोऑपरेट करते और ना ही यहाँ पे ब्रिटिश का रूल इस्टेब्लिश होता। ठीक है, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और अगर आज भी ब्रिटिश रूल सर्वाइव्ड है इंडिया में, ठीक है, तो इसी कोऑपरेशन के कारण सर्वाइव्ड हैं। तो उन्होंने कहा इस कोऑपरेशन को ही काट देते हैं, इस सहयोग के, ठीक है, होता है ना, कहते हैं ना कोऑपरेट करना, ठीक है, हेल्प, ठीक है, तो इस कोऑपरेशन की तार को ही काट देते हैं, इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट किया। इफ इंडियंस रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस जो है हेल्प करने से, कोऑपरेट करने से मना कर दें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है वो कोलैप्स हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, एंड स्वराज वुड कम। और इस तरीके से हम सेल्फ रूल अचीव कर सकते हैं, कर लेंगे। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? अब ये जो नॉन कोऑपरेशन था वो एक तरीके से बड़े मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट हो गया? गांधी जी प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने ये कहा था एक साथ ये मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, स्टेज वाइज स्टेज ये मूवमेंट अनफोल्ड करेंगे, स्टेज वाइज स्टेज ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड। ठीक है, पहले ये होना चाहिए गवर्नमेंट ने जिन जिन इंडियंस को टाइटल्स दिए हैं, ठीक है, अवार्ड वगैरह दिए हैं, सब पहले अवार्ड वापसी करना शुरू करें, सब पहले टाइटल वापसी करना शुरू करें। ठीक है, एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जितने भी सिविल सर्विसेज में जितने भी इंडियंस हैं वो सभी अभी के अभी रिजाइन करें, बॉयकॉट करें। आर्मी में जितने भी इंडियंस हैं सब रिजाइन करें, बॉयकॉट करें। पुलिस में, कोर्ट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, स्कूल में, फॉरेन गुड्स में, मतलब जिधर भी इंडियंस हैं, इंडियन जाना ही बंद कर दें। ठीक है,
अब उतने लार्ज पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए उतने बड़े लेवल पे पॉपुलेशन मंगाओ यूरोप से, कितना मंगाओगे, है कि नहीं, नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से हम लॉन्च कर सकते हैं। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। तो ठीक है, तो 1920 में समर मंथ्स में, समर सीजन में महात्मा गांधी और शौकत अली, इन्होंने बहुत सारे एरियाज का टूर किया, मूवमेंट को समझाने की कोशिश करी, उनको समझाया, कई लोगों को समझाया, उसके मूवमेंट का मोटिव, तरीका, रिजल्ट भी उन्होंने समझाया, और कई लोगों का सपोर्ट गेन करने की उन्होंने कोशिश करी, और हुआ भी। Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920. लेकिन कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो नहीं चाहते थे नवंबर 1920 में जो काउंसिल इलेक्शन होने वाला था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो इलेक्शन होने वाला था, उसको बॉयकॉट करना नहीं चाह रहे थे। वो चाहते थे कि उसमें हम पार्टिसिपेट करें, ठीक है। वो चाहते थे कि हम सिस्टम में आके सिस्टम को सुधारने की कोशिश करें, ठीक है, वो ऐसा चाह रहे थे। एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, और फिर से उन्हें डर था कि जैसा पिछली बार हुआ था पूरे वायलेंट एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो गई थी, उन्हें डर था कि फिर से ये मूवमेंट कहीं वायलेंट एक्टिविटीज़ में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ऐसा उन्हें डर था। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। तो सितंबर और दिसंबर से लेके इसी मतलब उसके बीच इसी बात को लेकर कांग्रेस में काफ़ी टसल हुई, काफ़ी डिबेट, डिस्कशन, भिड़ंत हुआ। फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। बिल्कुल कांग्रेस जो है उस समय कांग्रेस के कुछ लोग बट गए थे, कुछ लोग चाहते थे मूवमेंट को, सपोर्टर ऑफ द मूवमेंट, और कुछ लोग चाहते थे अभी नहीं हो, ठीक है, अपोनेंट ऑफ द मूवमेंट। फाइनली द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, फिर से 1920 दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ, मीटिंग हुआ। A compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. फिर एक compromise, ठीक है, एक बीच का रास्ता निकाला गया, ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम उस सेशन में अडॉप्ट किया गया। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम कांग्रेस के किस सेशन में अडॉप्ट किया गया? तो नागपुर सेशन में, कब? दिसंबर 1920। नाउ हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड? अब कई सारे टॉपिक्स इसमें देखेंगे, मूवमेंट धीरे धीरे कैसे लार्ज एरिया में कन्वर्ट हुआ, किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किन किन सोशल ग्रुप्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ना। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब मूवमेंट के अंदर जितने भी सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इन सारे सोशल ग्रुप्स का अपना फ़ायदा क्या क्या था, अपनी मोटिव क्या क्या थी, ठीक है। किसी का मेन मोटिव ये था कि हमें रेवेन्यू से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। किसी का ये था कि हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें थी। नाउ द मूवमेंट इन द टाउन्स, शहरों में किस तरीके से ये आंदोलन चला, बदला, देखते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़, ठीक है। ये मूवमेंट शहरों में मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से शुरू हुआ। Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. ठीक है, शहरों में हजारों स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेजेस, स्कूल छोड़े, टीचर्स, हेडमास्टर्स उन्होंने रिजाइन दिया, लॉयर्स ने भी अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया। द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोविंसेस थे, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। मद्रास में क्या हुआ? वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। सो मद्रास में जस्टिस पार्टी थी, और इस पार्टी में जो नॉन ब्राह्मण्स थे, जितने भी नॉन ब्राह्मण्स थे, वो चाहते थे कि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, जिसके थ्रू हमें पावर आएगी, ठीक है। और उस समय तक ये मान्यता थी कि पावर सिर्फ ब्राह्मण्स के पास होती है, तो उन्हें ये एक मौका दिख रहा था कि नॉन ब्राह्मण्स को भी पावर मिल जाएगा, ठीक है, मद्रास में। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक।
अब इकोनॉमिकल स्फेयर में इस नॉन कोऑपरेशन का क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्कूल कॉलेजेस ये सब नहीं जाएंगे और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो फिर इकोनॉमी आगे बढ़ेगा नहीं, गवर्नमेंट को पैसे आएंगे नहीं। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जो विदेश से सामान आते थे उसको बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप्स पिकेटेड, ठीक है, और जितने भी शराब की दुकानें थी उन सबको तोड़ फोड़ किया गया। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर्स, और बड़े से आग की भट्टी में सारे विदेशी कपड़ों को जला दिया, ठीक है। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू ₹57 करोड़। देखो पहले जहां मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले जहां 102 करोड़ की क्लॉथ्स इंपोर्ट होती थी, उस समय 1920 में 102 करोड़ है, ठीक है। एक साल के अंदर अंदर वो 57 करोड़ में कन्वर्ट हो गया, मतलब पूरा का पूरा हाफ हो गया, क्योंकि फॉरेन मटेरियल्स को हमने बॉयकॉट कर दिया था। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। कई जगहों पे जितने भी व्यापारी थे उन सब ने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना बंद कर दिया, फॉरेन करेंसीज में ट्रेड करना बंद कर दिया। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड people began discarding imported cloths and wearing only Indian ones, ठीक है। सो इम्पोर्टेड क्लॉथ्स को छोड़ के इंडियन क्लॉथ्स सबने पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में जो इंडियन क्लॉथ्स का प्रोडक्शन था वो भी बढ़ना शुरू हो गया। बट दिस मूवमेंट इन द सिटी इज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स, लेकिन कई शहरों में ये मूवमेंट धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होने लगी कुछ कारणों से। खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ। पहला रीज़न ये था कि जो इंडियन क्लॉथ्स था, जो खादी क्लॉथ्स था, वो इम्पोर्टेड क्लॉथ से काफ़ी महंगा था और लोगों के पास उतने पैसे थे नहीं। एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। कई गरीब लोग इन क्लॉथ्स को खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, ठीक है। तो लंबे समय के लिए मिल क्लॉथ को, जो इंडस्ट्रीज में बन के जो कपड़े आ रहे हैं, उसको लंबे समय के लिए कैसे हम बॉयकॉट कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है और नेचुरल प्रॉब्लम है। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम, और जितने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, उनका भी बॉयकॉट करना एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, ठीक है। For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. अगर हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर रहे हैं तो उसके जगह पे अपना हमारा खुद का इंडियन इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए था, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें ठप ना हो, चलता रहे। अगर हम ब्रिटिश स्कूल को बॉयकॉट कर रहे हैं तो इंडियन स्कूल भी होना चाहिए। दिस वर स्लो टू कम अप, लेकिन ये सारी चीज़ें आ रही, लेकिन धीरे धीरे आ रही थी, उतने फास्ट लेवल पे नहीं आ रही थी। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगैन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स। तो हार मान के स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो वापस ब्रिटिश स्कूल्स में जाना शुरू कर दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना शुरू कर दिए। एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स, और गवर्नमेंट कोर्ट्स में लॉयर ने भी वर्क ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ऑफिस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट भी है, पैसे नहीं आएंगे तो जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे चलेगा, ठीक है। तो इन रीज़न से, इन कारणों से शहर में जो ये मूवमेंट था वो उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो गई, ठीक। नाउ रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब पूरे देश में एक तरीके से विद्रोह पे देखते हैं। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। शहरों से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो गांव-गांव तक भी फैल गया था, पूरे कंट्री साइड में फैल गया था। इट ड्रू into its fold the struggle of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after the war, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये और भी एरियाज में कन्वर्ट हुआ, और भी एरियाज में स्प्रेड हुआ, तो जितने भी पीजेंट्स और ट्राइबल्स थे उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer, ठीक है। अवध में जितने भी peasants इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, उन सारे peasants को कौन लीड कर रहे थे? बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार। देखो सब ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन
सबका जो एम था, सबका जो अपना पर्सनल रीज़न था वो अलग अलग था, ठीक है। कुछ चाहते थे टैक्स से छुटकारा मिल जाए, रेवेन्यू कम हो जाए, रेवेन्यू रिलैक्स हो जाए, ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे अवध में जितने भी पीजेंट्स थे, उनका, जिनको बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे, उनका प्रोटेस्ट यहाँ पे था तालुकदार के अगेंस्ट और लैंडलॉर्ड जमींदार के अगेंस्ट, who demanded from peasants exorbitantly high rent and a variety of other cesses, जो कि पीजेंट से, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा किराया रेंट कलेक्ट कर रहे थे और भी सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे जो कि उनके इनकम के बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। Peasants had to do beggar and work at landlord's farm without any payment. Peasants को कई बार बिना किसी पेमेंट के, ठीक है, बेगर वर्क करना पड़ता है। देखो बेगर वर्क जो है, ठीक है, बेगर वर्ड जो है, ऐसा नहीं है कि रोड पे भीख मांग रहे हैं वही बेगर कहलाएगा, ये नहीं। अगर किसी ने आपको काम पे रखा है, आपसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है और पैसे नहीं दे रहा है, तो वो भी बेगर के कैटेगरी में भी आएगा, ठीक है। एज टीनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और टीनेंट के तौर पे, ठीक है, जैसे मान लो मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, और आज लिया कल निकाल दें, कल खाली करवा दे, ठीक है, फिर जहाँ जाऊँ वहाँ भी 2 दिन बाद खाली करवा दे, तो क्या है कि मेरे पास कोई टीनेंट सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे ही किसानों के साथ भी होता था। कई किसानों के पास ज़मीन नहीं होता था, तो रेंट पे ज़मीन लेते थे और खेती करते थे, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन करके फिर बेचते थे, फिर उसमें रेंट पे भी करते थे, लेकिन टीनेंट सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है। सो बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड, और बार बार उनको निकाला जा रहा था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो पीजेंट मूवमेंट यहाँ हो रहा था, उनका मेन डिमांड जो था वो ये था कि रेवेन्यू का रिडक्शन हो, रेवेन्यू में कमी हो, अबोलिशन ऑफ बेगर, बेगर खत्म हो, एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जितने भी दमनकारी, जितने भी टॉर्चर करने वाले, इनजस्टिस करने वाले जमींदार हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार हो, सोशल बॉयकॉट हो, ठीक है, मीन सोसाइटी में उनको कोई प्लेस ना मिले। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाई पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। कई पंचायतों ने ये डिसीजन लिया कि नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, कि लैंडलॉर्ड को जो सर्विस दिया जा रहा था बार्बर और वॉशरमैन का, वो बंद हो जाए। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. So जून 1920 से जवाहरलाल नेहरू कई गांवों में, अवध के कई गांवों में टूर करना शुरू कर दिए। वहाँ पे पीजेंट से उन्होंने बात करना शुरू कर दिया ताकि उनके ग्रीवांसेस को, ताकि उनकी शिकायतों को समझ सके। बाई अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। और अक्टूबर तक, ठीक है, जब उन्होंने पूरे गांव का टूर कर लिया तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक सभा होना चाहिए। तो अवध किसान सभा उन्होंने सेटअप किया उनके लीडरशिप में, जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में, बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में, और भी कुछ जो लोकल लीडर्स थे उनके लीडरशिप में। विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर, ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। और पूरे अवध रीजन में इस किसान सभा का लगभग 300 ब्रांच सेटअप कर दिया गया। इतनी फेमस ये किसान सभा हुई, ठीक है। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. तो जैसे अगले साल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो कांग्रेस का मेन मोटिव, मेन टारगेट ये भी था कि जितने भी अवध किसान सभाएं हैं, जितने भी पीजेंट्स हैं, उनको भी इस मूवमेंट के साथ लाया जाए, मर्ज किया जाए, ठीक है, ताकि मूवमेंट में थोड़ी इफेक्ट और भी ज़्यादा आएंगी, बढ़ेगी। So, the peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. लेकिन मर्ज तो हुआ, जो पीजेंट मूवमेंट था अवध किसान सभा, मर्ज हुआ, पीजेंट मूवमेंट आया इस मूवमेंट के साथ, लेकिन जो तरीका था उनका, उससे कांग्रेस काफ़ी नाखुश थी, अनहैप्पी थी। क्यों? एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेज ऑफ, अब जैसे 1921 में ये आंदोलन शुरू हुआ तो जितने भी तालुकदार और लैंडलॉर्ड थे उनके घरों को अटैक किया गया,
जलाया गया, बाजार को लूटा गया, ठीक है, और जितने भी ग्रेन रखे गए थे ग्रेन स्टोर उनको लूट लिया गया, काफी लूटपाट मचाया गया। तो इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। क्योंकि कई जगहों पे लोकल लीडर्स ने इन्फॉर्म किया था कि गांधी जी ने कहा है कि टैक्स नहीं पे करना अथॉरिटीज को, और जो जमीन है वो वापस से सारे लोगों के बीच वापस से दोबारा से बांटी जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। एंड द नेम ऑफ द महात्मा गांधी वॉज बींग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस, ठीक है। और जो भी एक्शन हो रहा था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की आड़ में, जो भी ये मूवमेंट हो रही थी, जो भी उत्पात मचाई जा रही थी, ठीक है, तो उन सब का जस्टिफिकेशन ये दिया जा रहा था कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है, ठीक है। हम महात्मा गांधी भी सोचेंगे ऐसा मैंने कब कहा, ठीक है, मुझे क्यों तोड़ा, ठीक है, नो। सो ट्राइबल पीजेंट्स, मतलब इतने देर 1 घंटे की क्लास में आपने कम से कम 4 से 5 बार उपासी ले ली। पढ़ने में नींद आ जाती है। वाह। और इसी का असर होगा रिजल्ट में फिर।